जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 28वें पड़ाव पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि सितंबर 1929 की 24 तारीख से स्पेशल मैजिस्ट्रेट श्री किशन की अदालत में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की प्रारंभिक कार्रवाई दोबारा शुरू होती है। गवाह पेश किए जाते हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देख पाए हो तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 19 अक्टूबर 1929 के दिन सहारनपुर के डीएसपी मथुरा दत्त जोशी की गवाही होती है। यदि इस श्रृंखला का भाग 22 आपने देखा है तो याद होगा कि 13 मई 1929 को पुलिस ने सहारनपुर बम फैक्ट्री पर रेड की थी और वहां से क्रांतिकारी शिव वर्मा और जयदेव कपूर गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसके 2 दिन बाद वहीं से गया प्रसाद भी गिरफ्तार हो गए थे। अब अदालत में डीएसपी मथुरा दत्त जोशी की गवाही उसी संदर्भ में थी। दोस्तों, अमर शहीद जतिन दास के छोटे भाई किरण दास भी अपने महान अग्रज जतिन दास का अंतिम संस्कार करके कलकत्ता से वापस लाहौर आ चुके थे और भगत सिंह और उनके साथियों के मुकदमे में जी जान से लगे थे। जतिन दास के बलिदान से संबंधित प्रामाणिक जानकारी देता हुआ एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि नहीं देख पाए हो तो वो भी जरूर देखिए। अपने युग के उस महान दधीची की अमर कहानी वाला वो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। किरण दास को अदालत की कार्रवाई देखने के लिए पास मिला हुआ था। 19 अक्टूबर को जतिंदर नाथ सान्याल अदालत को बताते हैं कि जतिन दास के भाई किरण दास बाहर खड़े हैं, उन्हें अंदर आने दिया जाए। मैजिस्ट्रेट कहता है कि मैंने पास जारी कर रखा है। इस पर सान्याल बताते हैं कि यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के विरुद्ध है कि उन्हें बिना तलाशी लिए अंदर नहीं आने दिया जा रहा। भगत सिंह भी कहते हैं कि कई लोग हैं जिन्हें बिना तलाशी के अंदर आने दिया जा रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि किरण दास की तलाशी का क्या आधार है? मैजिस्ट्रेट कहता है वो आ सकते हैं परंतु बिना तलाशी के नहीं। इस पर अजय घोष बोले कि उन्हें पहले बिना तलाशी का ही पास दिया गया था, जिसे बाद में सीआईडी के कहने पर बदल दिया गया। भगत सिंह फिर पूछते हैं, श्रीमान जी, किरण दास को तलाशी के लिए क्यों कहा जा रहा है, बताइए। मैजिस्ट्रेट बनना जाता है और कहता है क्योंकि वो जतिन दास का भाई है। इस पर भगत सिंह गुस्से में मजिस्ट्रेट को डांटते हैं और कहते हैं तो उन पर भी मुकदमा क्यों नहीं चला देते? आपका तर्क समझ से बाहर है। यह केवल उनका नहीं बल्कि हर एक भारतीय का अपमान है। जतिन दास को आपने शब्दों में श्रद्धांजलि दी थी, अब उनके भाई को अदालत में आने से रोककर आपने उस श्रद्धांजलि का असली सबूत दिया है। तब जतिंदर नाथ सान्याल मैजिस्ट्रेट को कहते हैं कि यदि आप सीआईडी की चालों के विरुद्ध स्वयं को असहाय पा रहे हैं तो त्याग पत्र दे दीजिए, आपके लिए वही सम्मान की बात होगी। खिसियाया मैजिस्ट्रेट कहता है अच्छा सुझाव है। तब भगत सिंह बोलते हैं, आज सुबह ही आपने हमें अपने रवैये में बदलाव का विश्वास दिलाया था, क्या 2 घंटे में ही सब कुछ बदल गया? इसके बाद भगत सिंह और अन्य साथी अभियुक्तों ने मैजिस्ट्रेट को एक लिखित आवेदन दिया जिसमें लिखा था, हमें ऐसा इंप्रेशन दिया गया है कि अदालत में विजिटर्स के साथ प्रवेश का नियंत्रण अदालत के हाथ में नहीं बल्कि पुलिस के हाथ में है। इसलिए अदालत से प्रार्थना है कि आदेश पारित करके हमें बताया जाए कि अपने मित्रों और संबंधियों के अदालत में प्रवेश के लिए हम किसके आगे आवेदन करें। इस पर सरकारी वकील कहता है, तलाशी में कुछ भी गलत नहीं है, इसे क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? यह विषय मैजिस्ट्रेट से नहीं बल्कि पुलिस से संबंधित है। तब भगत सिंह मैजिस्ट्रेट की मृत आत्मा को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मैजिस्ट्रेट पुलिस के हाथ की कठपुतली बन जाए ऐसी अपेक्षा नहीं होती। अजय घोष तो यहां तक कह जाते हैं कि अच्छा होगा यदि मैजिस्ट्रेट की कुर्सी पर किसी पुलिस अधिकारी को ही बैठा दिया जाए। दोस्तों, अदालत में घमासान मचा हुआ था और तब एक और बड़ी घटना घटती है। उस समय के प्रमुख युवा नेताओं में से एक सुभाष चंद्र बोस भी अदालत की कार्रवाई देखने पहुंचते हैं। उसी दिन 19 अक्टूबर 1929 को सुभाष चंद्र बोस को तब तक नेताजी नहीं कहा जाता था, वो नाम तो उन्हें वर्षों बाद मिला, इसलिए हम भी उन्हें अभी सुभाष ही कहेंगे। उन्हें अदालत के बाहर 1 घंटे तक रोक दिया गया।
जब बचाव पक्ष के वकील अमोलक राम कपूर ने इस बारे में मैजिस्ट्रेट को बताया तो मैजिस्ट्रेट कटाक्ष करते हुए कहता है कि वो भी आ गए तमाशा देखने। इससे मैजिस्ट्रेट की घटिया सोच और उसके मरे हुए जमीर का पता चलता है। जैसे ही सुभाष बाबू अदालत में प्रवेश करते हैं, सभी क्रांतिकारी अभियुक्त इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों से उनका स्वागत करते हैं। सुभाष बाबू भी दोनों हाथ जोड़कर उनके अभिवादन का उत्तर देते हैं। भगत सिंह और साथियों ने सुभाष चंद्र बोस से बात करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी। मैजिस्ट्रेट ने इस पर तुरंत कोई आदेश नहीं दिया। सरकारी वकील ने टेलीफोन पर सरकार के बड़े अधिकारियों से विचार विमर्श किया और निर्णय सरकार से क्या मिला है वो मैजिस्ट्रेट को बता दिया। उसके बाद मैजिस्ट्रेट अभियुक्तों को सरकार का निर्णय बताते हुए कहते हैं कि किसी से भी इंटरव्यू के लिए अदालत की नहीं, जेल सुपरिंटेंडेंट की अनुमति चाहिए और जेल सुपरिंटेंडेंट के पास एप्लीकेशन लगानी होगी। मैजिस्ट्रेट की रीढ़ की हड्डी जैसे थी ही नहीं। वो कहता है कि मैं अदालत में किसी से भी इंटरव्यू की इजाजत नहीं दे सकता। इंटरव्यू जेल मैनुअल के अनुसार रेगुलेट होते हैं। तब भगत सिंह कहते हैं, ये आपकी अदालत है, जेल नहीं है। हम अभी आपके अधिकार क्षेत्र में हैं, जेल के अधिकार क्षेत्र में शाम को पहुंचेंगे। जब इंटरव्यू की अनुमति नहीं मिली तो सुभाष चंद्र बोस 2 बजे अदालत से चले गए। उसी शाम उन्हें लाहौर के ब्रैडला हॉल में ऑल पंजाब स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना था। उस सभा के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने देश के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भेजा था। सभा की अध्यक्षता कर रहे सुभाष चंद्र बोस ने सभा में स्वयं वो संदेश पढ़ा था। भगत सिंह का वो संदेश उनकी राजनीतिक परिपक्वता का उत्कृष्ट उदाहरण है। भगत सिंह ने अपने संदेश में लिखा, इस समय हम नौजवानों से ये नहीं कह सकते कि बम और पिस्तौल उठाएं। आज छात्रों के सामने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम है। आने वाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस देश की आजादी के लिए जबरदस्त लड़ाई की घोषणा करने वाली है। राष्ट्रीय इतिहास के उस मुश्किल समय पर युवाओं के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। यह सच है कि आजादी के संग्राम में छात्रों ने अग्रिम मोर्चों पर मौत से टक्कर ली है। क्या परीक्षा की इस घड़ी में वे उसी प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देने से हिचकिचाएंगे? नौजवानों को इनकलाब का यह पैगाम देश के कोने कोने में पहुंचाना है। कारखानों में, गंदी बस्तियों और गांव की टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में क्रांति की अलख जगानी है, जिससे आजादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। पंजाब वैसे ही राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है। दोस्तों, ये वाक्य कि पंजाब वैसे ही राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है, पढ़ते हुए सुभाष बाबू रुक गए और बोले कि मैं ऐसा नहीं मानता। यहां मैं भगत सिंह से सहमत नहीं हूं। जिस प्रदेश में भगत सिंह जैसा महान विचारक क्रांतिकारी जन्मा हो, भला सुभाष उस प्रांत को राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ कैसे कह सकते थे? लेकिन भगत सिंह का ऐसे कहना अपनी जगह सही हो सकता था, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक यह अनुभव किया था कि हालांकि पंजाब के लोगों ने देश की आजादी के लिए बहुत आगे बढ़कर कुर्बानियां दी थी, लेकिन वहां राजनीतिक परिपक्वता का कहीं अभाव था। उन्होंने अपने संदेश के अंत में लिखा, आज देश के प्रति अपनी असीम श्रद्धा शहीद जतिन दास के महान बलिदान से प्रेरणा लेकर यह सिद्ध कर दें कि आजादी के संग्राम में वे दृढ़ता से टक्कर ले सकते हैं। दोस्तों, भगत सिंह का यह महान संदेश 22 अक्टूबर 1929 की द ट्रिब्यून में छपा था। आज बात को यहीं विराम देते हैं। अगले शनिवार शाम 5 बजे फिर भेंट होगी। 21 अक्टूबर 1929 को हुई उस घटना की बात करेंगे जिसमें एक क्रांतिकारी ने गद्दार जयगोपाल पर चप्पल फेंकी तो अदालत युद्ध का मैदान बन गया। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी।
निवेदन यह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आजादी के असली संघर्ष की कहानी घर घर तक पहुंचाई जा सके। यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अपने सुझाव, अपने विचार, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।